दादी के इंतकाल को चंद दिन गुजर चुके थे, मगर कामयार के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया था। घर में सब कुछ वैसा ही था, मगर उसकी रूह से जिंदगी का शोर खत्म हो चुका था। वो सुबह उठता, काम पर जाता, वापस आता और अपने कमरे में बंद हो जाता। ना किसी से शिकायत, ना किसी से गुफ्तगू। सुहेल और नफीसा अपनी ही बहसों में उलझे रहते। उनकी आवाजें कभी किचन से उभरती, कभी ड्राइंग रूम से, मगर कामयार के लिए वो आवाजें किसी अजनबी घर की लगतीं। दादी के कमरे के पास से गुजरते हुए कामयार अक्सर रुक जाता। दरवाजा बंद था, मगर उसे लगता जैसे अंदर से दादी की हल्की सी खांसी की आवाज आ रही हो, जैसे वो उसे बुला रही हो। वो कई बार हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोलना चाहता, फिर रुक जाता। वो जानता था कि अंदर कुछ नहीं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रातें उसके लिए सबसे ज्यादा भारी थीं। नींद उसकी आंखों से रूठ चुकी थी। वो छत को घूरता रहता और सोचता कि जिस इंसान के सहारे उसने हर तूफान बर्दाश्त किया, वो इतनी खामोशी से कैसे चला गया। उसके दिल में एक अजीब सा शिकवा भी था, मगर वो जानता था कि दादी से शिकवा करना भी अब बेमानी है। इसी दौरान घर से दूर एक और कश्मकश जन्म ले रही थी। आयरा कई दिनों से फारिया के बारे में सोच रही थी। उसे अब वो सारी बातें बेतरतीब नहीं लग रही थी, जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देती थी। कुछ बातें, कुछ रवैये, कुछ जुमले जो पहले मामूली लगते थे, अब जख्म बनकर सामने आ रहे थे। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे कामयार ने उसके सामने खड़े होकर सफाई देने की कोशिश की थी, और उसने एक लम्हे के लिए भी रुककर सुनने की जरूरत महसूस नहीं की। एक दिन आयरा ने खुद फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। वो बगैर किसी पेशगी इत्तला के फारिया के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला तो फारिया चौंक गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश फौरन नाकाम हो गई, क्योंकि आयरा की आंखों में वो सख्ती थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आयरा अंदर आकर बैठ गई। न रस्मी बात, न हाल अहवाल। उसने सीधा सवाल किया कि वो सब कुछ क्यों हुआ जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। फारिया ने पहले तो बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, मगर आयरा खामोश रही। वो जानती थी कि खामोशी कभी कभी सबसे सख्त सवाल बन जाती है। आयरा ने आहिस्ता आहिस्ता बातें जोड़नी शुरू की। वो किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही थी, बस सच जानना चाहती थी। उसका कहना था कि अगर सब कुछ झूठ था तो इतनी मेहनत क्यों की गई, और अगर सच था तो इतनी जल्दी फैसले क्यों सुना दिए गए। फारिया के चेहरे का रंग बदलने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि आयरा अब वो लड़की नहीं रही जो आंखें बंद करके मान लेती थी। इसी वक्त फारिया का फोन बजा। स्क्रीन पर खावर का नाम चमक रहा था। फारिया ने कॉल काट दी, मगर आयरा ने वो नाम देख लिया। यही वो लम्हा था जहां आयरा को यकीन होने लगा कि सच बहुत गहरा है। दूसरी तरफ खावर अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। पैसों की कमी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो जानता था कि उसके पास ऐसी मालूमात हैं जो किसी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। अब वो खुद को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर समझने लगा था। उसने फारिया को एक पैगाम भेजा जिसमें साफ लिखा था कि अब मामलात उसके हाथ में हैं। फारिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस शख्स को अपना साथी समझा था, वो अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वो एक तरफ आयरा के सवालों से घबराई हुई थी और दूसरी तरफ खावर की धमकियों से लरज रही थी। और उधर कामयार, वो इन सब से बेखबर अपनी तन्हाई में डूबा हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। खावर के लिए हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जो आदमी कभी खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझता था, अब उसके पास सिवाय पुरानी यादों और चंद खुफिया चीजों के कुछ भी नहीं बचा था। पैसे खत्म हो चुके थे, दोस्त मुंह मोड़ चुके थे, और किस्मत जैसे उससे बदला ले रही थी। मगर खावर हार मानने वालों में से नहीं था। उसके नजदीक ताकत अब भी मौजूद थी, और वो ताकत थी दूसरों के राज। उसने फारिया को दोबारा पैगाम भेजा। इस बार अल्फाज नर्म नहीं बल्कि सीधे और काटदार थे। उसने साफ कर दिया कि अब मामलात दोस्ती या साथ के नहीं रहे, बल्कि फायदे और नुकसान के हैं। फारिया ने पैगाम पढ़ते ही फोन एक तरफ फेंक दिया, मगर दिल में उठने वाला खौफ कहीं नहीं गया। उसे मालूम था कि खावर के पास अगर वाकई वो सब कुछ है जिसका वो दावा कर रहा है, तो उसकी सारी मेहनत, सारी चालें एक लम्हे में बेकार हो सकती हैं। फारिया के लिए सबसे बड़ा डर आयरा थी। आयरा के सवाल, उसकी खामोश नजरें और उसके बदलते हुए रवैये ने फारिया को अंदर से हिला दिया था। वो जानती थी कि अगर आयरा तक मुकम्मल सच पहुंच गया तो सिर्फ कामयार ही नहीं बल्कि पूरा मंजरनामा बदल जाएगा।
फारिया को बार बार वो लम्हा याद आता जब कामयार ने बिना चीखे, बिना गुस्से के उसे घर से निकल जाने को कहा था। उस खामोशी में ऐसी सख्ती थी जिसने फारिया को आज तक सोने नहीं दिया। इसी दौरान आयरा खुद भी अंदरूनी जंग लड़ रही थी। वो अब जज्बात के सहारे फैसले नहीं करना चाहती थी। दादी की मौत ने उसे एहसास दिला दिया था कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और सच से भागना दरअसल खुद को धोखा देना है। वो हर बात को बार बार सोचती, हर वाक़ये को जहन में दोहराती और आहिस्ता आहिस्ता एक तस्वीर बनने लगी। ये तस्वीर उस सच से मुख्तलिफ थी जिस पर उसने पहले यकीन कर लिया था। आयरा ने महसूस किया कि फारिया हर सवाल से बचने की कोशिश करती है, हर बात को अधूरा छोड़ देती है। ये अधूरापन ही आयरा के लिए सबसे बड़ा सबूत बनने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाएगी, बल्कि हालात को खुद बोलने देगी। वो जानती थी कि झूठ ज्यादा देर तक अपना वजन नहीं संभाल सकता। इधर खावर ने फारिया से मिलने का मुतालिबा किया, इस बार फोन पर नहीं, सामने बैठकर। फारिया ने इनकार करना चाहा, मगर उसे अंदाजा था कि टाल मटोल अब मजीद खतरनाक हो सकती है। वो तयशुदा जगह पर पहुंची तो खावर का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो एतमाद से बैठा था, जैसे अब सब कुछ उसके काबू में है। उसने फारिया को याद दिलाया कि किस तरह उन्होंने मिलकर बहुत सी बातें छुपाई थीं और किस तरह कुछ चीजें सिर्फ उसके पास महफूज रह गई थीं। खावर ने साफ लफ्जों में कहा कि उसे पैसों की जरूरत है और अगर फारिया ने ताउन न किया तो वो खामोश नहीं रहेगा। उसने ये भी कहा कि अभी तक कामयार को सब कुछ मालूम नहीं, मगर हालात ने मजबूर किया तो सच उस तक भी पहुंच सकता है और शायद आयरा तक भी। फारिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि खावर अब किसी का लिहाज नहीं करेगा। इस मुलाकात के बाद फारिया की हालत बदतर हो गई। वो हर आवाज पर चौंक जाती, हर फोन कॉल उसे खतरा लगने लगी। उसका एतमाद, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसका सबसे कमजोर पहलू बन चुका था। वो अकेले बैठकर सोचती कि उसने जो खेल खेला था वो अब उसी के खिलाफ पलट रहा था। दूसरी तरफ आयरा ने एक छोटा सा कदम उठाया, मगर वो कदम बहुत अहम था। उसने माजी के कुछ पैगामों और बातचीत को दोबारा देखना शुरू किया। उसे वहां वो चीजें नजर आने लगी जो पहले नजरअंदाज हो गई थीं। कुछ जुमले, कुछ वक्त की तरतीब और कुछ नाम, ये सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। अब आयरा को यकीन होने लगा था कि सच उसकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। कामयार इन सब बातों से अब भी बेखबर था, मगर उसकी खामोशी खुद एक कहानी बन चुकी थी। दादी के जाने के बाद उसने खुद को लोगों से काट लिया था। सुहेल और नफीसा की लड़ाइयां जारी थीं, मगर कामयार के लिए वो महज शोर थीं। वो अब किसी से कुछ तवक्को नहीं रखता था। उसके लिए दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। एक रात वो देर तक जागता रहा। उसे दादी के अल्फाज याद आए कि सच हमेशा वक्त पर सामने आता है, बस इंसान को सब्र करना होता है। कामयार ने पहली बार दिल में ये सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में भी कुछ बातें अभी वाजे होना बाकी है, मगर उसने खुद से वादा किया कि वो अब किसी इल्जाम या वजाहत के पीछे नहीं भागेगा। जो भी सच होगा वो खुद उस तक आएगा। पार्ट 2 का इख्तिताम इस मोड़ पर होता है जहां हर किरदार एक मुख्तलिफ सिमत में खड़ा है, मगर सबका रास्ता एक ही सच की तरफ जा रहा है। खावर की लालच, फारिया का खौफ, आयरा की जुस्तजू और कामयार की खामोशी, ये सब एक तूफान की तैयारी है जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देने वाला है। दादी के इंतकाल को चंद दिन गुजर चुके थे, मगर कामयार के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया था। घर में सब कुछ वैसा ही था, मगर उसकी रूह से जिंदगी का शोर खत्म हो चुका था। वो सुबह उठता, काम पर जाता, वापस आता और अपने कमरे में बंद हो जाता। ना किसी से शिकायत, ना किसी से गुफ्तगू। सुहेल और नफीसा अपनी ही बहसों में उलझे रहते। उनकी आवाजें कभी किचन से उभरती, कभी ड्राइंग रूम से, मगर कामयार के लिए वो आवाजें किसी अजनबी घर की लगती। दादी के कमरे के पास से गुजरते हुए कामयार अक्सर रुक जाता। दरवाजा बंद था, मगर उसे लगता जैसे अंदर से दादी की हल्की सी खांसी की आवाज आ रही हो, जैसे वो उसे बुला रही हो। वो कई बार हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोलना चाहता, फिर रुक जाता। वो जानता था कि अंदर कुछ नहीं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रातें उसके लिए सबसे ज्यादा भारी थीं। नींद उसकी आंखों से रूठ चुकी थी। वो छत को घूरता रहता और सोचता कि जिस इंसान के सहारे उसने हर तूफान बर्दाश्त किया, वो इतनी खामोशी से कैसे चला गया। उसके दिल में एक अजीब सा शिकवा भी था, मगर वो जानता था कि दादी से शिकवा करना भी अब बेमानी है। इसी दौरान घर से दूर एक और कश्मकश जन्म ले रही थी। आयरा कई दिनों से फारिया के बारे में सोच रही थी। उसे अब वो सारी बातें बेतरतीब नहीं लग रही थी जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देती थी।
कुछ